सारे प्रोसेस हो चुके थे और सभी में आपको मालूम हो चुका था किस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा। आज हमें पढ़ना है वर्क डन, और उसके पहले देखना है किस प्रोसेस में कौन सा लॉ वर्क करता है। तो इसमें बोला था सबसे पहले पहला है आपका, आपने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया तुमको कुछ? नहीं नहीं, जो सुन के आए हो समझ में कुछ गई बात भेजे में? हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत खराब चीज है वो। तो अरे तुम ना पूछो, उनके काम की चीज थी भाई, तुम्हारे काम की होगी, तुमको बताया जाएगा। समतापी प्रक्रम, इसमें बोलिए क्या चीज आपने पढ़ा था, क्या कांस्टेंट होता है? तो आपने इसमें लिखा था नो चेंज इन टेम्परेचर। ताप में क्या होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या कांस्टेंट मिला था आपको? चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें आपने ये भी देखा था कि इंटरनल एनर्जी कितनी हुई थी, आंतरिक ऊर्जा, भूल गया, अभी कल ही पढ़ाया है, लिखा भी होगा कॉपी पे। वो तो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बोला था कि अगर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर कुछ भी, तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजिंग होगी, डेल्टा यू कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। हाँ, और भैया यहाँ पे ध्यान देना, जब वर्क की बात करेंगे फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस, आप आदर्श गैस पढ़े होंगे। फॉर एन आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस किस लॉ को फॉलो करता है? बहुत गर्मी भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस डिपेंड ऑन द बायल्स लॉ, पढ़ा है आपने? हैं? कह दो नहीं पढ़ा। तो बायल्स लॉ पर डिपेंड होता है कौन? समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में बायल्स लॉ बताइए क्या होगा? नहीं मालूम है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आदर्श गैस के दाब और आयतन का गुणनफल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आपको यह भी बताया था कि जैसे जैसे गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे, दाब बढ़ाओगे, तो आयतन क्या होगा? हाँ, आयतन घटेगा। यानी यहां से क्या मिलता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? हाँ, घट जाएगा। ये बात कल हुई थी। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स हो गया, अगर दो सिस्टम की बात करें, दो प्रोसेस में, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये दो कंडीशन के लिए बायल्स लॉ इस टाइप से बन जाएगा। यानी क्या बनेगा? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। इसके बाद सेकंड है आइडियाबैटिक, जिसको हिंदी में आपने क्या पढ़ा था? रुद्धोष्म प्रक्रम। अच्छा, इसके समतापी प्रक्रम के कुछ एग्जाम्पल बताओ, कल बता रहे थे आपको। नहीं बताओगे? हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। और बताओ? है पानी का भाप बनना। भाप धीरे धीरे बनेगी, पानी उबलेगा धीरे धीरे, है? हाँ वो, अरे भैया ग्लेशियर बर्फ की ही तो बात कर रहे हो। अब तो तुमसे हम पूछे कि भैया पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। आज संख्या कल से थोड़ी कम है, लेकिन कल
जेई के बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं। बिल्कुल होगी। कितने लोग होते हैं? और कोई है? आज नहीं है, कल थे बच्चे। लड़कियों में कोई नहीं है? गर्ल्स में है। कौन है? आज नहीं है कोई। आप हो गया? यही लोग ऐसा है ना, कुछ लोग कन्वर्ट कह रहा है कभी कभी गलती से आ जाएंगे। चलिए ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। अब इसके ये अलग अलग चीजें मत बोलना, कह दो फ्रिज की बर्फ का पिघलना, आइसक्रीम की बर्फ का पिघलना, ऐसे थोड़ी बोलना है। और कौन सा बताया था जो प्रोसेस धीरे धीरे होंगे? और कौन सा बताया था? बर्फ का जमना लिख सकते हो, फ्रीजिंग ऑफ आइस। और बोलो, आइस के अलावा कुछ बोलो। इन्होंने कहा पानी का ठंडा होना, ठीक है, हो जाएगा, वही उसी में काउंट होगा, फ्रीजिंग ऑफ आइस में। इट इज स्लो प्रोसेस, ये आपको बताया था ना, धीरे धीरे होगा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भैया समझ जाना कि जो प्रोसेस बहुत स्लोली हो, धीरे धीरे होगा, कोई भी एग्जांपल दिया जाए, वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं, या इसी को बोला था स्थिरोष्म बोलते हैं। स्थिरोष्म प्रक्रम, हाँ, आइडियाबैटिक। इस प्रोसेस में क्या था? नो चेंज ऑफ हीट इन दिस प्रोसेस। तो यहां पे हीट का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कौन सी हीट? जो हीट आपने सिस्टम को सप्लाई किया था, नो चेंज इन हीट। अगर डेल्टा क्यू 0 हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बना था? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, मतलब वर्क डन जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, वो भी निगेटिव टर्म्स में। अब यहां पे समतापी प्रक्रम जो था वो बायल्स लॉ को फॉलो करता है, बट जो ये रुद्धोष्म होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ये पाइसन लॉ को फॉलो करता है। इट इज बेस्ड ऑन किस पे? अब ना बोलिए। क्या होता है? पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज इक्वल टू, गामा क्या है? तो भैया गामा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट, कोई फोन कर रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी होता है रेशियो। सीपी क्या है? सी से लिखते हैं विशिष्ट ऊष्मा को, स्पेसिफिक हीट को, और सीपी का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या हो गया? स्थिर आयतन पर दाब, गैस की, गैस का क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा हो गई। तो इनको याद रखना, अभी ये भी पढ़ना है, सीपी क्या होगा, सीवी क्या होगा, इनकी वैल्यू किसके लिए होती है, ये डिपेंड करती है गैस के नेचर पर। गैस कितने टाइप की पढ़ा आपने? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। एक परमाणु गैस, द्विपरमाणुक और
बहुपरमाणु गैस। इन्हीं को बोलते हैं मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। इन सभी गैसेस के लिए Cp और Cv की वैल्यू अलग अलग होती हैं, उनको भी आपको याद करना होगा, बताएंगे। चलिए ये हो गया। इसी को अगर आप देखोगे तो P1 V1 टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा, इसको नोट कर सकते हैं इस टाइप से। और गामा मालूम हो गया। यहाँ पे जो पाइसन लॉ होता है ये किस पर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक हीट पर, कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पर। अगर गैस का दाब और आयतन स्थिर रहे तो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो होगा वो गामा के इक्वल होगा। हमारे पास तो आ ही नहीं रही है, नोट कर लो अच्छा इसको। हाँ अब आ रही है। अरे भैया अभी ना बंद करो। अच्छा ठीक है, इसको खुला रहने दो। इसमें जो चीजें इंग्लिश में ना मालूम हो तो पूछ लेना। समझ में आई चीजें? मालूम हो गया? ठीक, घर पे ही पढ़ लिया करो एक बार। काया बता रही है? मिटा दिया जाए? इधर का मिटा दे। तुम नहीं लिखी थी ना? नहीं इधर वाला। ठीक, चलिए देखिएगा। इसके एक दो एग्जाम्पल मालूम है ना? क्या था? हाँ, ट्यूब का फटना और वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण होना। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिट इन एयर। वायु में जो तरंगे चलती, हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आप तक जा रही है,
ये ध्वनि तरंगे है ना, लेकिन कहाँ चल रही हैं? वायु में चल रही है, हवा में चल रही है। तो ये कौन सी हुई तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे हुई, हवा तरंगे नहीं हुई। उनको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। तरंगे दो प्रकार की होती ना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कहाँ उत्पन्न होती है? केवल ठोस में, सॉलिड में। और अनुदैर्ध्य ठोस, द्रव, गैस तीनों में। कह रहा है खाली वायु में। देखो, इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, इसमें क्या करना है? रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा उसको निकालना है। ताप और आयतन में संबंध बनाना है। किसके केस में? आइडियल गैस के, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में। क्या बताना है? ताप और आयतन में संबंध। तो आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू पायसन लॉ, पायसन नियम के अनुसार क्या होगा? पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यही था ना? यही है। अब हमें इसमें यूज करना है आइडियल गैस इक्वेशन। बताइए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? बताओगे? हैं? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है ना? फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए। तो यहां से हमें जो रिलेशन बताना है वो टी और वी में है, यानी इनसे क्या करना है? टी को रिमूव करना है, प्रेशर को हटाना है। तो बताइए यहां से टी की वैल्यू क्या होगी? आर टी अपॉन वी होगी, बनेगी। इसको उठा के रख देना है, पुट इन फर्स्ट। पी की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो पी के प्लेस पे कितना रखोगे? आर टी अपॉन वी पुट कर दिया। इनटू में क्या है? वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट। उधर भेज दो इसको, तो कांस्टेंट के साथ जाकर के कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहां टी है और वी टू पावर गामा, नीचे वाला वी उठा के ऊपर ले जाओ तो वी टू पावर -1 हो जाएगा, होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो गामा -1 हो जाएगी पावर। भैया ये क्या हो गया? टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन हो गया आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आदर्श गैस के लिए। अब हमें बताना है टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, सेम इसी कंडीशन के लिए। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपको ताप और दाब के लिए संबंध बताना है। इतना सॉफ्ट कपड़ा लाई हो कि बेचारा फिसल जाता है इसके ऊपर। तुमसे कहा था इसलिए रेशेदार पुराना कपड़ा कोई उठा लाना। पैसे वाले लोग हैं।
चलिए इसको बताइएगा। यहां भी सेम कंडीशन वही, पर डायरेक्ट लिखेंगे पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड पीवी इज इक्वल टू आरटी। अब यहां से हमें क्या करना है, जो रिलेशन बताना है टी और पी में, तो हमें इसमें v को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से v की वैल्यू क्या होगी, आर टी बाई पी हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको उठा के रख दो, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। चलिए रखिए इसमें, तो p और v के प्लेस पे क्या रखोगे, और होल टू पावर गामा है इसमें, इज इक्वल टू नियतांक हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां r को इधर ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो t की पावर क्या बनेगी, अपॉन p की पावर, ठीक है। अब देखिए यहां ऊपर p लिखा हुआ है, इसको नीचे जरा लाइए, तो आपको मालूम है ऊपर वाले p को नीचे लाओगे तो p की पावर -1 होगी, और नीचे p की पावर गामा पहले से है तो गामा -1 हो जाएगा। तो ये हो गया टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन। दूसरा और कोई रिलेशन इसमें बन सकता है, बोलो, कह दो हमको नहीं पता। बना सकते हो ना। अब टेम्परेचर को रिमूव कर दो, क्या दिक्कत है। अगर टेम्परेचर को रिमूव करोगे इन दोनों से तो किस में रिलेशन आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम में। कर पाओगे, कह दो हम कहां कर पाएंगे। P के बगैर यहां पे PV इक्वल टू आर टी, यहां लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन। नहीं पूछना जरूरी, कंफ्यूजन ना रहे। चलो अच्छा, क्यों बचे, इसको भी कर लो। इसी टॉपिक के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन किसमें, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होगा। तो पहले तो आप पाइसन लॉ को यूज करोगे, और फिर इसमें PV इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, यहां से T इक्वल टू कितना होगा, PV बाई, पुट इन फर्स्ट, रख दो पहले इक्वेशन में। भैया वहां तो है ही नहीं है, तो क्या करोगे, नहीं करना है। किसमें, अरे वहां नहीं रखना भैया, इन दोनों से ही करना है। इसीलिए तो पूछा था कि बन सकता है क्या, हेडिंग डाल दिए होंगे ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, दो रिलेशन इससे मालूम हुए। अब इन दोनों से क्या करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस दोनों के निकालना है वर्क। और कहा था ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 11th में तो दोनों में से एक आता, हमेशा आता है इस बार भी आएगा। वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव, जब गैस संपीड़ित होगी। कंप्रेशन शुद्ध हिंदी हो गई संपीड़न, संपीड़ित करना है गैस को, और संपीड़ित मतलब गैस को दबाना है।
प्रेशराइज करना है। जब गैस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समतापी संपीड़न में आदर्श गैस के लिए किया गया कार्य कितना होगा, इसको निकालना है। मान लीजिए कोई आपके पास गैसियस सिस्टम है, कोई निकाय है, और उस निकाय में कोई गैस भरी हुई है जिसका इनिशियल वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन V2 है। अंतिम आयतन चेंज कब होगा? जब प्रेशर अप्लाई करोगे। यहां पर कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है यहां पे वॉल्यूम में चेंजिंग होगी, आयतन में परिवर्तन होगा। चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। बताइए इसमें V1 ज्यादा होगा कि V2 ज्यादा होगा? क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर हमने अप्लाई किया है, डाला है दाब, तो आयतन तो घट गया ना लास्ट में, तो V2 कम हो गया। तो ये भी ध्यान रखना इस कंडीशन में V2 जो होगा वो लेस देन V1, क्योंकि कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग सोचते ना कैसे कम हो गया भैया V2। चलिए आगे बात करते हैं। हेंस वर्क डन, अतः किया गया कार्य कितना होगा? तो W इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला पीछे हम करवा चुके हैं, इंटीग्रेशन V1 टू V2 T डॉट dV। याद है फार्मूला? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, by using ideal gas equation for mu mole, यहां म्यू कर दिया नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या म्यू कर लिया। तो म्यू मोल के लिए क्या होगा आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू म्यू RT। म्यू क्या है? मोलों की संख्या होगी। तो यहां से आप P की वैल्यू फाइंड कीजिए। P इक्वल टू क्या आएगा? म्यू RT बाई इतना बनेगा। इसको उठा के रख देना है आपको, पुट इन फर्स्ट, P के प्लेस पे रख दीजिए। देन W इक्वल टू वॉल्यूम चेंज इन V1 टू V2 और प्रेशर की वैल्यू है म्यू RT बाई V इंटू dV। इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? V के रिस्पेक्ट में। जो dV है ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है। तो अंदर जो फंक्शन लिखा है इसमें जो V होगा उसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, शेष वैल्यू को आप कांस्टेंट लेट करोगे। तो म्यू RT हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लीजिए। थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां यूज हो रही है। तो म्यू RT बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? इंटीग्रेशन लिमिट V1 टू V2 1 बाई V dV, इतना बचेगा अंदर। और बताइए 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। याद रखिएगा सभी लोग, 1 बाई x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में log x होगा। तो उसी बेसिस पे बताइए 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा? log v हो जाएगा। तो 1 बाई v का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा। तो म्यू RT यहां पे हो गया log v इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेशन में लिमिट है उनको अप्लाई कर दीजिए। अच्छा यहाँ log v बेस में कुछ नहीं है, यहाँ पे है तो बेस e होता है, बेस e। e को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट कैसे अप्लाई करोगे? तो पहले v के प्लेस पे अपर लिमिट और माइनस करके यही v के प्लेस पे लोअर लिमिट लगा दो, ये हो गया। चलिए बताइए log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है? log m अपॉन n। तो यहां log v2 माइनस log v1 है, क्या बनेगा?
तो ये हो जाएगा log V2 बाई V1 हो गया इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आयतन के कंडीशन में ये हो गया टोटल वर्क डन। अगर देखो दूसरा फार्मूला होता है, अगर log बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, याद रखना इस चीज को, यहां log बेस में कुछ नहीं है, E होगा। बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, नहीं पता, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने डेरिवेशन की 2.3026 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, है इसका यूज फिजिकल केमिस्ट्री में, इंटू म्यू आर टी लॉग V2 बाई V1। बट यहां पे क्या होगा, लॉग के साथ बेस 10 हो जाएगा। तो याद रखना बेस 10 में लिखना हो तो ये फार्मूला लिखोगे, और बेस ई में लिखना है तो ऊपर वाला लिखना है। लेकिन दोनों ये कंडीशन किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, उसमें प्रेशर दिया जाए, वॉल्यूम ना हो और वर्क डन पूछा जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि आपको मालूम है PV इक्वल टू RT होता है ना, इसको मत लगाइए, हम लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बताइए बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसको हमने पीछे अभी बता रखा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको लिख सकते हैं, है ना। और यहां से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या बना था, इससे बना था। तो V2 बाई V1 देखिए यहां पर भी है, इसके प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं P1 बाई P2। हेंस वर्क डन W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग V2 बाई V1 के प्लेस पे P1 बाई P2, ये हो गया बेस E में, और बेस 10 में इसको कन्वर्ट करोगे 2.3026 म्यू आर टी लॉग बेस 10 आ जाएगा, और P1 अपॉन P2 हो गया। भैया ये दो फार्मूले हैं, ये प्रेशर के टर्म्स में है और वो वॉल्यूम के टर्म्स में। ये लॉग बेस ई में बेस 10 में, वहां भी बेस ई और बेस 10 में है। तो ये वर्क डन हो गया समतापी संपीड़न के लिए। अब दूसरा आएगा रुद्धोष्म के लिए, कर डालो इसको। इसके चलो फिर जल्दी करो, फिर एक क्वेश्चन भी करवा देंगे। हमारी हैंकी से सांप तो तुम्हारा पूछा है। लेकिन हमारा पुराना हो गया, तुम्हारा नया नया है, ये हो सकता है ना। अब धीरे धीरे इसमें देखो कलर चेंज हो रहा है ना।
किसने काम किया किसने नहीं किया है, फर्क साफ दिख रहा है। ऐसे ही इंसानों में भी होता है, जो जितना मेहनत किया होगा उसका कलर वैसे ही ऐसा हो जाएगा, और जो चुपचाप बढ़िया शोरूम की तरह पैक होगा, जैसे शोरूम में चीजें चमकती है ना, और निकाल के ले आओ, शोरूम की चीजें जो चमकती रहती निकाल के ले आओ, 2-4 दिन यूज कर लो बाहर, सारी चमक खत्म है। अच्छा, बताते सब कुछ है लेकिन तुम लोग दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते हो, एक कान से सुनते हो एक कान से निकाल देते हो। क्या लालती, नींद आ रही का तो कहा है डिब्बा ऐसा मुंह फैला रहे हो। इतनी गर्मी में नींद आ जाए तो बेकार है। इसमें 12th वाले कितने लोग हैं? 12th क्लास वाले, अरे मतलब सारे इसमें 11th के ही भरे पड़े हैं। अच्छा, इनमें से कितने लोग हैं जो पिछले साल थे? अकेले 2 लोग, बाकी इसमें कोई नहीं था? बाकी कहाँ गए सब? और जो पढ़ेगा उसका निकलेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो दांत निकालेगा ही बैठे बैठे, मुंह फैलाएगा। अब सोचो तुमको क्या करना है। भैया नोट हो गया ना? चलिए ठीक है, अब करते हैं वर्क डन फॉर एन आइडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें भी कंप्रेशन की बात करेंगे, पूरा नहीं मिटाते, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, हमको कम लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस इन, क्या होगा? आइडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी क्या होगा? यहां समतापी लिखा है तो यहां हो जाएगा रुद्धोष्म संपीड़न में आदर्श गैस के लिए किया गया कार्य। देखो कितना चेंज किया, केवल 2 वर्ड, 2 का एक ही वर्ड तो चेंज किया है। तो इसमें भी थोड़ा आप चेंज कर दोगे? अरे नहीं, इसमें पूरा चेंज होगा, खतरनाक डेरिवेशन होगा इसका। चलिए ध्यान देना, ये कौन सा कंप्रेशन है? आइडियाबैटिक है, रुद्धोष्म है। और रुद्धोष्म प्रोसेस में, रुद्धोष्म प्रक्रम में कौन सा लॉ फॉलो होता है? पैसन का। तो इसमें हमें यूज करना है पैसन लॉ। क्या होता है? पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है। कांस्टेंट को भाई कुछ मान लो, क्योंकि कांस्टेंट तो रखेंगे नहीं सॉल्व करने के टाइम, हमने लेट कर लिया के। यहां से P इज इक्वल टू क्या होगा? K अपॉन V टू पावर गामा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको उठाकर रखना है, पुट इन फर्स्ट, P के प्लेस पे रख देना है। थोड़ा ध्यान देना, कठिन नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो दिमाग का दही बन जाएगा। ध्यान देना, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, P
v की वैल्यू यहां पे पुट करिए, कितना, k अपॉन v टू पावर गामा। इतना क्लियर है? अब यहां देखो dv v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो v का टर्म्स कौन सा है, v टू पावर गामा है। k तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लो इसको, तो k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन v1 टू v2। लेकिन अगर यहां गामा नहीं होता पावर में, 1/v होता, तो इंटीग्रेशन log v होता, लेकिन यहां नहीं हो सकता, पावर में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए v टू पावर गामा ऊपर ले आओ, v टू पावर माइनस गामा हो जाएगी इंटू dv। अब भैया ध्यान रखना पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो जो पावर होगी इसमें एक पावर ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, मालूम हो गया? मालूम हुआ इंटीग्रेशन पावर का? बस पावर में एक ऐड, नहीं मालूम हुआ? एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया पावर जितनी है उसमें एक पावर ऐड करोगे और जो पावर बनेगी उसी से डिवाइड कर देना है। क्लियर हुआ? अब देखो वैसे यहां पे भी है, लेकिन यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, पावर में वेरिएबल है। तो यहां कैसे करोगे ध्यान देना, v टू पावर जो माइनस गामा है, हमने कहा एक पावर ऐड होगी और जो पावर बनेगी उसी से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही बनेगा ना? अरे ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। v1 टू v2। अब देखिए यहां पे k अपॉन ये 1 माइनस गामा, इसको बाहर कर लेंगे, और कितना बचा है, v टू पावर 1 माइनस गामा है, लिमिट है v1 टू v2। एक एक स्टेप लिख रहे हैं, कोई स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। k अपॉन 1 माइनस गामा, लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट कैसे रखते हैं, पहले v के प्लेस पे अपर लिमिट रखोगे, v2 पावर क्या है, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट v1। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत हुई है? बस यही 2-3 स्टेप बचे जिसमें दिमाग लगाना है, बाकी तो दिक्कत नहीं होगी। बस 3 स्टेप केवल देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहां से ध्यान देना, करने क्या जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ये 1 माइनस गामा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो गामा -1 बचेगा अंदर। यहां जो v2 है इसकी पावर 1 माइनस गामा है, पावर से माइनस कॉमन ले लो तो गामा -1 यहां भी बनेगा, यहां भी वैसा ही कर लो, माइनस कॉमन ले लो। इतने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? k अपॉन गामा -1, थोड़ा ध्यान से, ये पावर देखो माइनस में है। अगर पावर किसी क्वांटिटी की माइनस में है और उसको उल्टा कर दो तो पावर का साइन चेंज होता है। यानी जो v2 लिखा हुआ है पावर माइनस गामा -1, इसको 1 अपॉन लिख दें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और जो बाहर माइनस लगा है इसको अंदर भेज दें तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। होगा ऐसा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम पहले लिखने जा रहे हैं। और कितना, यहां इसकी पावर माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा, v1 टू पावर गामा -1। ठीक है?
अब ये माइनस अंदर गया था तो ये माइनस हो गया था, तो माइनस आ जाएगा। इसको भी उल्टा कर देंगे तो पावर का साइन जो माइनस में था वो चेंज हो गया। क्या इतना क्लियर है? अगर ये हो गया तो बस खत्म हो गया काम। ठीक, चलो देखो अब क्या करना है, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। k को मल्टीप्लाई करोगे तो k अपॉन v1 टू पावर गामा माइनस 1, यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, v2 टू पावर गामा माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा सा और बचा है। आपको मालूम है PV इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। इसके इस इक्वेशन से V1 और V2 के लिए दो कंडीशन तैयार कर लो। जब वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर क्या होगा? P1, और उस समय टेम्परेचर क्या होगा? T1। और जब वॉल्यूम V2 था तो प्रेशर चेंज होगा ना, कुछ टेम्परेचर भी चेंज होगा। जैसे कभी साइकिल में पंप से हवा भरी है? और पंप से हवा भरते समय आप देखोगे थोड़े टाइम पे 2-3 बार जब पंप करोगे तो पंप गर्म हो जाएगा, लेकिन जो हवा निकलती है उसको टच करके देखो ठंडी निकलती है। होता है ऐसा? क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हो गया। इस चीज को ध्यान रखना। अब ये वैल्यू उठा करके k के प्लेस पे पुट करना है। आपको मालूम है PV इज इक्वल टू RT जो होता है कांस्टेंट ही तो होता है, k के इक्वल होता है भाई। PV इज इक्वल टू RT, RT क्या है? R में गैस कांस्टेंट है तो k हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पे वैल्यू पुट कर देना है। हम पहले टेम्परेचर का बना रहे हैं, सोच रहे थे पहले बना लेते प्रेशर और वॉल्यूम के लिए। बना लें क्या उसी को? पहले कह दो हमको क्या पता जो है? नहीं, उसमें नहीं बना था ना, यहां बनेगा। अगर हम पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, k के प्लेस पे क्या रखोगे? बोलो। यहां V1 है तो V1 वाली कंडीशन कौन है? ये है V1 वाली। हाँ, तो k के प्लेस पे क्या रखोगे? P1 V1, बस इतना ही रखना है। क्योंकि चाहे P1 V1 रखो चाहे म्यू RT1 रखो, दोनों इक्वल है ना। हमने पूरी कंडीशन एक साथ लिखी, इसीलिए चाहे जो बना दो, बस कंफ्यूज नहीं होना। तो k के प्लेस पे इसके अपॉन में V1 है तो V1 वाली कंडीशन रखिए। कितनी है? P1 V1 है, अपॉन में V1 टू पावर माइनस k के प्लेस पे यहां V2 वाली कंडीशन, अपॉन में ये हो गया भैया। कुछ कैंसिल वैंसिल होगा? नहीं होगा। तो P अपॉन, अगर ये V1 टू पावर जो गामा माइनस 1 है इसको ऊपर आप ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके कारण यहां V1 को अगर हम नीचे ले आते हैं तो V1 का साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस V1 हो जाएगा, नीचे V की पावर -1 हो जाएगी। तो यहां -2 बन जाएगी क्योंकि यहां भी -1 है, यहां भी ऐसा ही कंडीशन बनेगा। तो चेंज नहीं हो रहा है अभी, हम इसी को रख सकते हैं। इसके बाद आपको टेम्परेचर का बनाना पड़ेगा, नोट कर लो पहले यहां तक, फिर टेम्परेचर के लिए बनाते हैं।
अरे भैया अभी और है, बस ध्यान आपको नीचे वाले स्टेप में देना था। दो दो इंक की शीशी पड़ी है यहाँ पे, खाली है। है? कौन से प्रोसेस के लिए है ये? रुद्धोष प्रक्रम कौन से नियम का पालन करता है? पायसन के नियम का पालन करता है। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया भाई, पायसन के नियम तो लगाया ही नहीं है। यहां पे ध्यान देना, पायसन का नियम लगाइए। क्या होता है? पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको लगाइए। क्या बनाओगे? P1 V1 टू पावर गामा, कांस्टेंट हमारा K है, और V2 के लिए P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू हो गया, इसको मत लिखिए, ये आइडियल गैस के लिए हो गया। P1 V1 टू पावर गामा, यहाँ P2 V2 टू पावर गामा हो गया, ये बन गया। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको। ये V1 की पावर गामा -1 ऊपर ले जाओ, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ये V1 की पावर गामा -1 ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस गामा +1 होगा। यहां V1 की पावर गामा लिखा हुआ इतना, माइनस P2 V2 पावर गामा, और जो नीचे लिखा है V2 की पावर गामा -1 ऊपर ले जाओ तो V2 की पावर माइनस गामा +1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो यहां पे जब V1 की पावर ऐड करोगे, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगी +1, और +1 पावर लिखते नहीं है। यहां आगे कितना होगा? P2 V2 बन जाएगा, क्योंकि यहां माइनस गामा प्लस गामा यहां कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया आपका। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लिखा है, इसको सॉल्व करके इतना बन गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला, हाँ ये भी, जो ये है वही ये भी है, दोनों एक ही है, बस इसको सॉल्व करके ये बना दिया गया। अभी और सॉल्व करके बनेगा, अभी इसको भी करेंगे, नोट कर लो, अच्छा भी बताते हैं। टाइम हो गया क्या भाई? इतनी जल्दी एनडीए बैच छूट गया, उधर छोड़ दिया गया। कल सैटरडे, मंडे से हो सकता है आपकी बायो स्टार्ट हो जाए है? नहीं कल से मुश्किल है, मंडे से हो जाएगा, या हो सकता है कल ही से हो जाए, लेकिन कल से चांस कम है। काहे?
अरे तो हाँ ऐसा रहेगा। बायो मैथ आप कंटिन्यू चले कुछ दिन। थोड़ा कब कंप्लीट तो हो जाए इसमें। एक न्यूमेरिकल के लिए सोच रहे थे वो भी हो जाता कम से कम। नहीं भैया आप थर्मोडायनेमिक्स और खींचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? शायद 5 दिन हो गए होंगे ना, 5-6 दिन। हाँ? गंदे पहन के आ जाओगे? ठीक, इकट्ठे महीने भर के लिए। ठीक। प्रतिष्ठा का है बतला रही हूँ, तुम आओगे? देखो प्रतिष्ठा आई है और का तुम्हारी पंचर गया है। देखो जिसको पढ़ना है वो तो आएगा ही। अब तुम्हें बीमारी आ जाए तो तुम नहीं आओगे। नोट हो गया होगा? जल्दी करो भैया, होएगा कहीं नहीं होएगा। ध्यान दो, गैस संपीड़ित करने से पहले ताप T1 था, जब प्रेशर अप्लाई नहीं किया था उससे पहले टेम्परेचर T1 था, ऐसा माना है, तथा
संपीड़ित करने के बाद यानी कंप्रेस करने के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 मान लिया है। अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा, आपको मालूम है PV इज इक्वल टू म्यू RT। अब इसको यूज कर लेंगे, इससे आसानी से बन जाएगा फार्मूला। अरे उससे भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, फालतू मिटा उठाया था। चलो ठीक है, यहां से बनाइए। T1 V1 इज इक्वल टू म्यू R T1, और दूसरे वॉल्यूम के लिए क्या बनेगा, अगर ये दो कंडीशन बन रही तो यहां पे पुट कर दीजिए, इसमें पुट करिए। W इज इक्वल टू 1 अपान गामा माइनस 1 T1 V1 की वैल्यू माइनस T2 V2, तो यहां म्यू आर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा T1 माइनस, ये हो गया भैया W इज इक्वल टू, नोट कर लीजिए। क्या इंग्लिश में कुछ बोलने लायक है क्या, लिख लो। बिफोर द कंप्रेशन टेम्परेचर इज T1 and temperature T2 after compression, temperature T2 after compression। नोट हो गया ना। एक क्वेश्चन सुन लो जरा, बोला गया है कि स्कूटर के टायर में 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3.375 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हवा भरी गई है टायर में। बोला गया यदि टायर अचानक से फट जाए तो बोला गया है उसका टेम्परेचर कितना होगा। अगर उसमें हवा 27 डिग्री सेल्सियस और 3.375 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हवा भरी गई है, तो आपसे बोला गया है कि बताइए उसका टेम्परेचर कितना होगा अगर टायर अचानक से फट जाए तो। कर सकते हो, लो होमवर्क हो गया, तुम्हें करके लाना। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 3.375 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टायर अचानक फट जाए तो टेम्परेचर कितना होगा।